गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है? गुड आफ्टरनून बेटा, वॉइस आया क्या? गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, तो कल हमने क्या देखा था? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन हमने देख लिया था। याद आ रहा है किसी को? बाइनरी फिजन कल क्वेश्चंस किए थे हमने उस पर बहुत सारे, है ना? ठीक है, कल क्वेश्चंस भी किए थे हमने उस पर बहुत सारे, है ना? देखो, अ, बेटा सिलेबस फॉर टेस्ट तो मैंने बताया है ना। आप आज पूछ रहे हैं, आज फ्राइडे है और टेस्ट तो आपका परसों है। सिलेबस का टेस्ट टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया? देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडोस्पोर। इसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, एंडोस्पोर। देखो ये क्या होता है, ये जब बैक्टीरिया अपने अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस में जाता है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस में, तब वो ये स्ट्रक्चर बनाता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। समझे क्या? एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन occurs under unfavorable conditions। समझे क्या? हेलो, वॉइस आ रही है सभी को? एंडोस्पोर देखेंगे बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकेंड टाइप एंडोस्पोर, है ना? तो ये एंडोस्पोर कब होगा? जब बैक्टीरिया अपने अनफेवरेबल कंडीशंस में जाएगा, तब वो एंडोस्पोर बनाएगा। ठीक है कि ना? यानी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको भेज दिया, इस बार घूमने कौन जाएगा? इस बार घूमने कौन जाएगा? और इस बार घूमने के लिए मैं भेजूंगा आपको ठंडे इलाकों में, ठीक है, किसी ठंडे एरिया में, बहुत ज्यादा जहाँ बर्फबारी होती हो। तो आप ये समझिए कि आप बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में मैंने भेज दिए जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी जगह पे मैंने भेज दिए। तो आपको वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? कपड़ों की, कि भाई जैकेट्स की, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है ना? तो वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। समझे क्या? वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या चाहिए वहां पे? जैकेट्स चाहिए, कई सारे स्वेटर्स चाहिए, है कि नहीं? तो आप अपनी बॉडी पे एक दो तीन चार कई सारे स्वेटर्स पहनेंगे, तब वहां पे आप सरवाइव कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो एज इट इज, जब बैक्टीरिया के भी दिन ऐसे आते हैं कि जब वहां पे कोई उसके एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, या कोई एंटीबायोटिक आ जाए, या कोई केमिकल आ जाए जो उसको परेशान करे, समझे? यानी अनफेवरेबल कंडीशन उसको कहेंगे। तब वो अपने ऊपर एक बहुत सारी कई सारी कवरिंग बना लेगा, उसको क्या कहेंगे? एंडोस्पोर कहेंगे। समझे क्या? समझे क्या? ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही, इट इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, इट इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना? जैसे कि इट इज रेजिस्टेंस टू, इट इज रेजिस्टेंस
टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आ जाए या कोई भी हाई रेडिएशन आ जाए, ठीक है ना, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे ना, अपने उन अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करेंगे, क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ पेरिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ पेरिनेशन। समझे क्या, मेथड ऑफ पेरिनेशन, मेथड ऑफ पेरिनेशन। क्लियर, मेथड ऑफ पेरिनेशन क्लियर है क्या। बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये, है ना, और इसको हम लोग रिप्रोडक्शन विद आउट मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। देखो होगा क्या, ये लिख लिया क्या, अभी थोड़ी देर में लिख लेना, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखो अभी, अभी सुनो कि क्या होगा, कि बेटा रुक जाओ, अभी लिख लेना। ये इस तरीके से इसका एक अंदर वाला ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसका कोर है मेन, ठीक है, मेन कोर है ये साइटोप्लाज्म, हम इसको कह देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसके अंदर इसकी सारी चीजें ये सब रहेंगी, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और ये इतनी सारी कवरिंग जो बनेगी ना, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सीक्रेट करता है। ये इसके ऊपर एक और ये कवरिंग होगी, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। समझे क्या, सेल वॉल के बाद यहाँ पे एक और कवरिंग आएगा, एक और कवरिंग आएगा, जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये इसकी बहुत सारी कवरिंग है। समझे क्या, ये कॉर्टेक्स आएगा, फिर एक और कवरिंग आएगा। ऐसी कई सारी लेयर्स इसके पास आती हैं। समझे क्या, ऐसी कई सारी लेयर्स बना लेगा ये अपने ऊपर। समझ रहे हो क्या, बहुत सारी लेयर ये बना लेगा। तो ये जो कॉर्टेक्स वाली जो होती है ना, ये जो कॉर्टेक्स वाली जो लेयर होती है, इसमें ना एक चीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम डिपिकोलिनेट। क्या पाया जाता है इसमें, कैल्शियम डिपिकोलिनेट। ये सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से ये जो एंडोस्पोर होता है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। समझे क्या, किसकी वजह से, कैल्शियम डिपिकोलिनेट की वजह से, कॉर्टेक्स के, यानी ये थर्ड है, थर्ड लेयर है ये, इसमें पाया जाएगा। समझे क्या, समझे क्या। हेलो, ये एंडोस्पोर। अब क्या होगा, जब इनके कंडीशंस चले जाएंगे, है ना, जब अनफेवरेबल कंडीशंस चले जाएंगे, तो ये सारी कवरिंग हट जाएगी और ये जर्मिनेट कर जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये इसने क्या किया, अपने अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने के लिए अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना ली। समझे क्या, बहुत सारी लेयर्स बना ली, जिससे कि इसको कोई भी दिक्कत ना आए। समझे क्या, तो ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है। समझे क्या, बेटा मल्टीपल फिजन अलग होता है, मल्टीपल फिजन अलग होगा, मल्टीपल फिजन अलग होगा। ठीक है, ये देखा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, कि इट इज अ हाईली स्ट्रक्चर, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर,
किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं यहाँ पे बी पॉइंट, एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। highly resistant structure due to presence of calcium typicolinate in cortex। समझे क्या? समझे क्या? और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए याद रखो, ए बी सी। ए बी सी। ए मतलब एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, बेसिलस। बेसिलस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें एंडोस्पोर बहुत देखने को मिलता है। उसमें एंडोस्पोर बहुत देखने को मिलता है बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया में, और क्लॉस्ट्रीडियम इसमें। ऐसे ए बी सी याद रख सकते हो, ए फॉर एंथ्रेक्स, बी फॉर बेसिलस, और सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम। और बेसिलस टाइप के जितने बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो सब एंडोस्पोर शो करते हैं। क्लियर? क्लियर? चलो बेटा, ये वाला लिख दो, एंडोस्पोर। तो याद रखना इसको मेथड ऑफ पेरिनेशन भी कहते हैं, यानी कि टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या है मेथड ऑफ पेरिनेशन? टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है इसका मतलब? टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। पास द अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर? कॉपी कर लिया?
दो बेटा नेक्स्ट। क्या हुआ बेटा, कॉपी नहीं हुआ क्या? वो अब आ ही नहीं रहा है बेटा, वो वाला पेज। दो बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? देखो बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यस बेटा, ये रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है एक्चुअल में ना। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कोई गैमेट वगैरह ही नहीं है, कोई मेल फीमेल का कोई गैमेट ही नहीं है, तो जायगोट बनेगा ही नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कहेंगे? तो वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला रिप्रोडक्शन। समझे क्या? तो इसमें देखो, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent in bacteria because it does not involve fusion of male and female gametes to produce diploid zygote। प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाएगोट। तो बेटा यहाँ पे कोई बैक्टीरिया के अंदर कोई मेल फीमेल का कोई गैमेट ही नहीं है, ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है फ्यूजन, तो फिर जायगोट कहाँ से बनेगा? इसीलिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, जो कुछ होता है वो क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन involves transfer of some genes from a bacterium to another bacterium, from a bacterium to another bacterium। समझे क्या? ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरियम से अनदर बैक्टीरियम में, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा। समझे क्या? क्लियर है? कॉपी करो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर मैं पढ़ाऊंगा इसको। क्लियर? कॉपीड?
देखो बेटा, पहला होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो मेन आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है कॉन्जुगेशन। देखो बेटा, कॉन्जुगेशन जो होता है, कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था? लीडरबर्ग। लीडरबर्ग एंड टैटम अंकल ने। लीडरबर्ग एंड टैटम अंकल ने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। समझे क्या? और इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज भी मिला था। कब किया था? 1946 में किया था। समझे क्या? ठीक है, इसकी कहानी। तो देखो, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन, यानी कॉन्जुगेशन होता कैसे है? तो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड होगा यहाँ पे। देखो कैसे होगा। अब कॉन्जुगेशन होने के लिए ना आपको दो सेल चाहिए, एक तो F प्लस वाला एंड F माइनस वाला। समझे क्या? F प्लस F माइनस पढ़ा था, याद आ रहा है? F प्लस F माइनस वाला याद आ रहा है क्या? तो देखो क्या होगा, किस क्या होगा, ये इस तरीके से एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास। ऐसे, ये तो इसका मेन डीएनए हो गया। ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड हो गया, ये इसका मेन डीएनए हो गया। इसके पास ये तो हमने ले लिया F प्लस, ये ले लिया हमने F माइनस। समझे क्या? अब होगा क्या? नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में बनेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बनेगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ऐसे ट्यूब बनेगा। ठीक है, ट्यूब बनेगा तो क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये अपना फैक्टर, अपना एक स्ट्रैंड कहाँ भेजेगा? इस F माइनस वाले में भेजेगा। समझे क्या? किसमें भेजेगा? इस F माइनस वाले में भेजेगा। तो क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे भी आ गया, ये यहाँ पे आ गया ये वाला। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले ये F प्लस था, ये F माइनस था, अब इसके पास भी आ गया है। आ गया है कि नहीं? तो बेटा एक बात बताओ कि अब ये भी F प्लस हो गया और ये भी F प्लस हो गया, तो अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा? ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और दोनों ही क्या बन गए? F प्लस बन गए। दोनों ही क्या बन गए? F प्लस। समझे क्या? क्लियर है? ये दोनों ही F प्लस बन गए, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। समझे क्या? कि क्या करेगा, जो F प्लस वाला होगा वो F माइनस वाली के साथ क्या करेगा? टेस्ट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्स प्लाई। ठीक है ना? तो सेक्स प्लाई जो है वो फंक्शन करेगा एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब का। ठीक है, तो एफ फैक्टर जो एफ प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करेगा और अपना रेप्लिका मूव करवा देगा इस एफ माइनस वाले के पास। ठीक है, तो दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे और एफ प्लस हो जाएंगे। समझे क्या? समझे क्या? हेलो बच्चों, समझे क्या?
क्लियर? क्या हुआ बेटा? कॉन्जुगेशन हो गया? कॉन्जुगेशन हो गया क्या? समझ में आया? ऐसे होता है बेटा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखो, इसका फोटो खींच लो या तो फिर देखो बेटा। कॉन्जुगेशन याद रखना किसने दिया और उसमें होता क्या है, और कुछ ज्यादा है नहीं उसके अंदर। ठीक है। अब देखो, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका केवल नाम वगैरह बस आपको याद रखना है। ये एक्चुअली ट्वेल्थ का पार्ट है। जब ट्वेल्थ में आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तब वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसको देने वाले अंकल जी कौन थे? इसको देने वाले, डिस्कवर्ड करने वाले ग्रिफिथ अंकल थे। कौन थे? ग्रिफिथ अंकल, जिन्होंने 1928 के टाइम पे इसको डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? डिप्लोकोकस निमोनियाई में। ठीक है। होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ये देख लो, बस इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ, it is absorption of DNA. It is absorption of DNA segment, DNA segment from the surrounding medium by a living bacteria. क्लियर? यानी कि ये क्या करेगा कि अगर इस बैक्टीरिया के, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता दूं कि ये कोई बैक्टीरिया है, मान लो, है ना। अगर इसके आसपास यहाँ पे कोई जेनेटिक मटेरियल है ना, तो ये इसको अपने अंदर ले लेगा। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट आपको ट्वेल्थ में सिखाया जाएगा, ट्वेल्थ में मिलेगा। ठीक है। केवल इतना याद रखो यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, जस्ट। क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन? नेक्स्ट देखो बेटा, एक होता है बेटा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन ये होता है, यहाँ पे ना, पहली बात तो दिया किसने था? ये लीडरबर्ग एंड जिंडार अंकल ने दिया था। किसने दिया था? लीडरबर्ग अंकल थे, लीडरबर्ग एंड जिंडार, ये अंकल थे जिन्होंने किसके ऊपर दिया था? इन सल्मोनेला टाइफीमीरियम
टाइफीम्यूरियम, टाइफीम्यूरियम। ट्रांसडक्शन, लीडरबर्ग एंड जिंडार ने दिया था, सल्मोनेला टाइफीमीरियम पे काम कर रहे थे। पता है लीडरबर्ग टीचर थे और जिंडार जो था उनका स्टूडेंट था। पता है जब ये काम कर रहे थे तो लीडरबर्ग टीचर थे और जिंडार उनका स्टूडेंट था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये देखो, इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे ना ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू another bacterium, another bacterium by means of बैक्टीरियोफाज वायरस। आपने बायोटेक का नाम सुना है? क्या आपने बायोटेक का नाम सुना है बच्चों? तो बायोटेक जिस फिनोमिना पे काम करता है ना, बायोटेक्नोलॉजी जिस फिनोमिना पे वो काम करता है वो ट्रांसडक्शन फिनोमिना है। कि वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अभी यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, कि फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, समझे क्या, ये एक बैक्टीरिया है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाजिक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वो इसको यहाँ पे इसको इन्फेक्ट करवाएगा, समझिए क्या। तो फिर इसका कुछ ये बैक्टीरिया यहाँ पे आके क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इस अब ग्रोथ करेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल जाके कुछ इसके भी मटेरियल से जुड़ जाएगा कि नहीं। तो होगा क्या कि साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो इस बैक्टीरिया में से इस वायरस को निकाल लेंगे, निकाल लेंगे क्या। तो होगा क्या कि किसी बैक्टीरिया किसी वायरस के अंदर देखा जाएगा कि ये वाला भी जीन इसके पास है, समझिए क्या। और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी और अनदर बैक्टीरिया में, समझिए क्या। या फॉर एग्जांपल हमें किसी बैक्टीरिया के अंदर ही डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक जीन हमें डालना है, समझिए क्या, तो हम इस वायरस का इस्तेमाल करेंगे और इस बैक्टीरिया के अंदर वो जीन ट्रांसफर कर देंगे, समझिए क्या। इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, बायोटेक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये मेथड, समझे क्या। कॉपी कर लो इसको, बस ट्रांसडक्शन इतना ही पढ़ना और कुछ है नहीं। अब आप कहेंगे सर ये तो वायरस है, ये वायरस तो इसको परेशान कर देगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, इसकी वायरुलेंट प्रॉपर्टी जो होगी ना उसको निकाल देंगे वो लोग, उसको हटा देंगे, समझे क्या। तो ये खतरनाक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, देखो बेटा आगे। अब देखो बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कुछ पढ़ाया जाए, है ना। एक सेकेंड,
बेटा मैं आपको ना एक फोटो भेजूंगा, ठीक है, तो उसमें ना ये लिखा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग में कौन सी डिजीज कॉज कराता है, या एनिमल में कौन सी डिजीज कॉज कराता है, या कुछ प्लांट्स में कौन सी डिजीज कॉज कराता है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे उसमें डिजीजेस के, तो वो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। रट्टा मारने वाले पॉइंट हैं उनको लिख लेना आप। क्लियर? क्लियर है क्या? तो देखो बेटा, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी, कोरोना में कौन सा बैक्टीरिया बेटा, कोरोना में तो वायरस है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, तो वायरस में बैक्टीरिया कहाँ से आ जाएगा बेटा पायल? देखो डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन आपने सुना होगा पहले, डीनाइट्रिफिकेशन, इसको जो बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लिखते जाओ, ये सारे रट्टा मारने वाले पॉइंट हैं। देखो होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर जो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स जो होती है, नाइट्रेट्स जो होती है, जो नाइट्राइट्स होती है, उसको कन्वर्ट करा देते हैं। समझे क्या? सॉइल कन्वर्ट, सॉइल नाइट्राइट्स, सॉरी, नाइट्रेट्स into nitrites and then in नाइट्रोजन। समझे क्या? भाई जो नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं सॉइल के अंदर, जो प्लांट्स वगैरह उनको कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रोजन में ही कन्वर्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी लूज होगी, कम होगी। दीज बैक्टीरिया रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा है, थायोबेसिलस, ये आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, डीनाइट्रिफिकेशन वाला। कॉपी करो इसे। डीनाइट्रिफिकेंस, सूडोमोनास, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ये एग्जाम्पल है। समझे क्या? कॉपी करो इसे। हो गया कॉपी, ये हार्मफुल एक्टिविटी है एक, ठीक है। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया? फिर देखो बेटा, फिर देखो बेटा, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग होती है।
फूड पॉइजनिंग होती है क्या? तो बेटा देखो, देयर आर सम बैक्टीरिया हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। समझे क्या? सम बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। समझे क्या? देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। देखो पहला सल्मोनेला, सल्मोनेला एंट्रीडिस। सल्मोनेला एंट्रीडिस। तो ये जो है ना, ये बैक्टीरिया ना फूड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनमें सरवाइव कर जाते हैं। दीज बैक्टीरिया survive on milk products and also in intestine of man। समझे क्या? इंटेस्टाइन ऑफ मैन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने टॉक्सिक सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट टॉक्सिन्स, दे सिक्रीट टॉक्सिन्स। क्लियर है क्या? जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जैसे कि वोमिटिंग हो जाएगा। समझे क्या? डिसेंट्री हो जाएगा। ये चीजें देखने को मिलेंगी, वोमिटिंग, डिसेंट्री, सल्मोनेला एंटीडिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हो गया? क्लियर? दो बेटा, एक और है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिक सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट टॉक्सिन, है ना। ये भी मिल्क में, एग प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ये टॉक्सिक सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट टॉक्सिन्स, जो क्या करेंगे ना हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डैमेज कर देंगे। विच डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझे क्या? विच डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं? एग एग प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में सरवाइव कर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आ गए थ्रू फूड चेन, तो हमारी बॉडी का, इनकी जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी का सीएनएस ही डैमेज कर देंगे। समझे क्या? अब देखो, एक होता है सी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म, इस फूड पॉइजनिंग को हम लोग बॉट्यूलिज्म बोलते हैं। इसको करने वाला जो है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। समझे क्या? ये मोस्ट लीदल टाइप फूड पॉइजनिंग है। कैसी है? इट इज मोस्ट
लीथल टाइप फूड पॉइजनिंग, समझे क्या? ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या करेंगे, सरवाइव कर जाते हैं। ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। तो बेटा आप जो खाना खाते हो ना, कभी कैंड फूड खाते हो आप, तो उसमें मिलते हैं ये ग्रो कर जाते हैं उसमें। दीज बैक्टीरिया ग्रो, समझे क्या? दीज बैक्टीरिया ग्रो इन कैंड फूड। कैंड फूड बच्चे खाते हैं, बच्चे क्या कोई भी खाता है आजकल, कितना चल रहा है, ये उसमें ग्रो कर जाते हैं। और टॉक्सिन, इनके जो टॉक्सिन होते हैं ना, देयर टॉक्सिन डैमेज, क्या डैमेज कर देंगे? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो भी हम लोगों की हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन वगैरह है, वो सब पैरासिम्पथेटिक में आएगा। तो वही डैमेज हो जाएगा। तो जब यही डैमेज हो जाएगा तो हम लोगों को पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है। समझे क्या? यहाँ तक नोट किया है क्या? यहाँ तक नोट किया है क्या? नहीं बेटा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन लिखो इसकी, इट लीड्स टू पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप्ड मसल्स। समझे क्या? आपने मसल्स पढ़ा होगा, स्मूथ मसल, स्ट्रिप्ड मसल, कार्डिक मसल्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पैरालिसिस हो जाएगा, हो सकता है कि डेथ ही हो जाए, रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ। डेथ के भी तो केसेस आते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुआ और उसकी डेथ हो गई, होता है कि नहीं? समझे? ऐसा होगा। देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, ये तो पता ही है हमें, है ना? जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो एक दो के नाम याद रख लो, कभी अगर आया तो। विब्रियो कॉलेरी, समझे क्या? सल्मोनेला टाइफी, ठीक है? ये वाटर पॉल्यूशन के लिए दो बैक्टीरिया याद रखो। और देखो बेटा, हार्मफुल एक्टिविटीज और क्या है? आपने क्रिश 3 या क्रिश 4 नाम की मूवी देखी है क्या, ऋतिक रोशन की? देखी है क्या क्रिश 3 क्रिश 4 नाम की?
तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को ही तो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई? तो अगर अगर बैक्टीरिया को एज अ बायोलॉजिकल वेपन वेपन इस्तेमाल कर लें तो क्या परेशानी है? तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, बायो वेपन बोल देंगे कि नहीं? चीप होते हैं, टेंशन नहीं होती है, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, और खुद के किसी सोल्जर की डेथ भी नहीं होगी। क्यों भाई? तो कई सारे इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया ले सकते हैं। एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया ले सकते हैं एज अ बायो वेपन। बॉटुलिज्म ले सकते हैं। कि भाई बॉटुलिज्म ले लोगे तो वो तो सीधा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या समझे? कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया ले सकते हो। समझे? तो एज अ बायो वेपन उनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए। है ना? समझ गए ना? कि सर हमने देखी है क्रिस 3 या थी या क्रिस 4 थी वो। कॉपी नोट हो गया? कोरोना इज अ बायो वेपन हो सकता है बेटा, बायो वेपन, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है दिया हो बायो बायो वेपन। देखो, बायो वेपन तो आप किसी को भी, किसी बैक्टीरिया को, अगर आपके पास है कोई वायरस है, कोई फंगस है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया, तो आप उसको एज अ बायो वेपन इस्तेमाल कर सकते थे। आपने कहा है ना बायो वेपन, तो उसमें मुझे एक चीज याद आ गई कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो क्या करते थे कि लेबोरेटरी में रहते थे तो सारे दिन कोई ना कोई बैक्टीरिया पे काम करते रहते थे। तो होता क्या था कि जब भी हॉस्टल वगैरह में या किसी से कुछ झगड़ा या कुछ हो जाता था तो उसको हम केवल एक ही धमकी देते थे कि भाई हमसे उलझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ बैक्टीरिया लाके छोड़ जाएंगे, फिर करते रहना इलाज। समझे क्या? तो हमसे सब डरा करते थे कि वास्तव में कहीं बैक्टीरिया लेके आ गया दिखेगा भी नहीं और तबीयत खराब हो जाएगी। समझे? तो सारा दिन लेबोरेटरी में केवल बैक्टीरिया वायरस के साथ ही काम करते थे। तो ऐसा होगा कॉलेज में, आप भी बोलोगे किसी को। देखो, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। देखो बेटा, अमोनिफिकेशन आपने सुना होगा, इसको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया इसको परफॉर्म करते हैं उनको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। समझे? ये आपने 9th 10th में ही पढ़ लिया होगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट एनिमल बॉडी नहीं होती है, प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी, तो उनकी बॉडी का जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में। समझे क्या? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जो
प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। समझे क्या? प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनकी बॉडी का जो प्रोटीन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है ना, क्या होता है? NH3 को कहते हैं अमोनिया। तो फिर देखो अगली बार कौन आएगा? अगली बार हमारे पास आएगा नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। अभी अमोनिया आ गया ना, अब हमारे पास आएगा नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। बोलो सुनाए कि नहीं? नाइट्रिफिकेशन कहीं पढ़ाया था मैंने एक बार, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, याद आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, इस अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन की फॉर्म्स में कई सारी। देखो क्या करेंगे कि ये हमारे पास NH3 अमोनिया, इस अमोनिया को ये कन्वर्ट करेगा NO2 में। NO2 बोलते हैं नाइट्राइट को। किसको बोलते हैं? नाइट्राइट को। क्लियर? अब फर्दर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होगी NO3 में, और इस NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया इस NH3 से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है उसका नाम है नाइट्रोजोमोनास। सुना है क्या? और जो बैक्टीरिया नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। समझे क्या? ये कांस्टेंट है, टेंशन मत लो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पता है ऐसे ऐसे आएगा, ये बिल्कुल यही लिखा होगा, यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा, और ऑप्शंस में से पूछेगा बताओ भाई ए में कौन सा बैक्टीरिया आएगा, बी में कौन सा आएगा। तो एज इट इज इसको रट्टा मार लो। समझे क्या? बिल्कुल इसको यहीं पे याद कर लो। NH3 से नाइट्राइट में NO2 में गया तो नाइट्रोजोमोनास, और फिर नाइट्रोबैक्टर। क्लियर? एज इट इज ये लाइन का क्वेश्चन आएगा आपकी टेस्ट में। क्लियर? इसको कॉपी करो बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट मिलेंगे।
हाँ बेटा वापस आ जाओ। हेलो बेटा। यस बेटा। चलो आगे देखो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैं आगे ब्लू ग्रीन एल्गी भी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा इसी को, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया। क्या समझे? these bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds like amino acids, nitrate and ammonium salts। इन सब में ये इसको कन्वर्ट कर देंगे, समझे? तो देखो ये दो तरीके से हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, कैन बी डन बाय टू मेथड्स, कैन बी डन बाय टू मेथड्स। कैसे? सर एक तो होता है सिम्बायोटिकली, सिम्बायोटिकली, और दूसरा होता है सर ए सिम्बायोटिकली। समझे क्या? राइजोबियम याद आ रहा है? ठीक है। तो देखो हम लोग इसकी बात करेंगे सबसे पहले सिम्बायोटिकली की। बेटा एक कॉपी हो गया क्या? कॉपीड हो गया? देखो तो सबसे पहले हम लोग सिम्बायोटिकली की बात करेंगे, ठीक है। और सिम्बायोटिक मैंने बताया क्या होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिकली का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया जो किसी रिलेशनशिप में रहेगा और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, कि भाई some bacteria live symbiotically symbiotically and do nitrogen fixation, है ना। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, राइजोबियम देखो बेटा, राइबोजियम मैंने बताया था ये क्या करेगा, किसके साथ रहेगा? इन द रूट्स ऑफ रूट नोड्यूल, छोटी छोटी गांठ बना लेता है ना मोटी मोटी सी, इस तरीके से रूट नोड्यूल में, रूट के अंदर, तो उसको नोड्यूल बोलते हैं हम लोग, लेग्यूम्स प्लांट में, समझे क्या? लेग्यूम्स में, जैसे कि सच है कौन कौन से हैं? अल्फा अल्फा,
स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, और क्या लिख सकते हो, गार्डन पी, क्लोवर बीन्स, बहुत सारे हैं, लेग्यूम्स जितने भी हैं उन सबके साथ ये रहेगा। समझे क्या? लेग्यूम्स याद रखना, लेगुमिनस प्लांट। ठीक है। और देखो एक और बैक्टीरिया है, एरो राइजोबियम, एरो राइजोबियम, एरो राइजोबियम इन द स्टेम ऑफ, स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेल्सबेनिया। ठीक है। सेल्सबेनिया जो प्लांट है उसके स्टेम में नोड्यूल बना के रहता है एरो राइजोबियम। ठीक है। और देखो आगे, कॉपी हुआ ये, कॉपी हो गया क्या ये? फिर देखो बेटा, एक और होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम जो है ये कहाँ मिलेगा? फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ, रूट सरफेस, रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट के साथ अच्छे खासे सिम्बायोसिस में रहेगा ये, मेज में, समझे, इन सब के साथ रहेगा। एक होता है फ्रेंकिया, फ्रेंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, फ्रेंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। समझे क्या? तो ये किस में रहेगा? इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, नॉन लेगुमिनस प्लांट, किस में रहेगा? नॉन लेगुमिनस प्लांट में, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैस्यूरिना एंड एलनस प्लांट, इनके साथ रहेगा। कॉपी करो इसे। नोटेड? ये सब रट्टा मारने वाले पॉइंट है बेटा। और देखो, अब बी टाइप होता है एसिम्बायोटिकली, एसिम्बायोटिकली मतलब ये किसी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, ये सॉइल में एज इट इज ऐसे फ्री रहेगा। ठीक है, और वहां पे क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। सम बैक्टीरिया अकर
free in soil and do nitrogen fixation. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम, क्रोमेटियम, एजेटोबैक्टर, समझे क्या? एजेटोबैक्टर हो गया, और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो, एक और लिख लो, बीजर्निका, BEIJERNICKIA, बीजर्निकिया। इतने और भी बहुत सारे हैं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, दो चार याद रखो। ठीक है, डन। हम्म, आगे देखो बेटा, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स तो सुना होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स, बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो गया, अब डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में सुनो। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपने सुना होगा, पहले थोड़ा वो कुछ पढ़ा होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो आजकल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की हेल्प से बनाए जाते हैं। क्यों भाई? जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करूं कर्ड की। कर्ड किससे बनता है? इट इज मेड बाय मिल्क, मिल्क से बनेगा, बनेगा कि नहीं? और डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? बैक्टीरियल हेल्प, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड के हैं तो आपने एक माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में, तो उसमें पूरा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन पढ़ाया जाता है, याद आ रहा है किसी को? देखो, मिल्क से क्या बनेगा सर? कर्ड बनेगा। जो एक कर्ड बनेगा ना सर, उसमें ना एक बैक्टीरिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस, या सर आप कह सकते हो लैक्टोबेसिलस। हैं तो दोनों बेसिलस ही बैक्टीरिया ना, लैक्टोबेसिलस लैक्टेस। समझे क्या? यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको एलएबी कहते हैं, ये बहुत फेमस है एलएबी बैक्टीरिया, है कि नहीं? अब ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस यहाँ नहीं पढ़ना है, उसके लिए अलग से चैप्टर है हमारे पास 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे तो बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एलएबी बैक्टीरिया क्या करता है कि भाई, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है ना, जो भी हमारा मिल्क प्रोडक्ट होता है कर्ड जैसे है, तो इसमें विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है ना कर्ड में, कि भाई कर देता है कि नहीं? और जब कभी हमारा थोड़ा बहुत पेट खराब होता है तो मम्मी कहती है ना, लो बेटा दही खा लो, लो बेटा कर्ड खा लो और ठीक हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि ये हेल्प करता है एलएबी किसमें? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। समझे क्या? हेल्प इन चेकिंग, मैं ऐसे लिख देता हूं, हेल्प इन चेकिंग, चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। समझे क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक। समझे क्या? क्लियर?
भाई मम्मी कभी कभार थोड़ा हमारा हमें कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं कि नहीं, तो मम्मी दही देती है ना किसी चीज के साथ, कि लो बेटा दही खा लो इसके साथ। बोलो। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो बेटा आज का यहीं स्टॉप करते हैं, और कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो कैसी भी, नेक्स्ट क्लास में पूछना। कोई भी डाउट हो अपनी एनसीईआरटी से कहीं भी, कोई भी कैसा भी परेशानी, ठीक है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और नोट्स मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स। अभी तक टेस्ट की नोटिस नहीं आई है बेटा? कौन सी टेस्ट की नोटिस? जो संडे को होने वाला है? बेटा हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ के जाना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे अब याद नहीं कि मैंने पेपर में लिविंग वर्ल्ड में क्वेश्चन डाले हैं या नहीं, लेकिन पढ़ के जाना। आर एच विटेकर नहीं आएगा, ठीक है ना? आर एच विटेकर नहीं आएगा क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में आता है पूरा। तो थोड़ा सा कैरोलस लीनियस, थियोफेरेस्टस, अरिस्टोटल, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है? आर एच विटेकर के बारे में नहीं आएगा क्वेश्चन। अपना पूरा एनसीईआरटी अच्छे से, सारा टेबल जितना भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उन सबको अच्छे से पढ़ के, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह के क्या क्या हैं, इस लाइन का क्या मतलब है, वो सब पढ़ के जाना। कोई डाउट आए मुझसे कल पूछना, ठीक है? और इस बार 180 में से 180 आने चाहिए। लास्ट टाइम किसी बच्चे के 170 आए थे, इस बार 180 लेके आना। क्या समझे? चलो, वी विल मीटिंग नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।